गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है वेरिएबल्स एंड असाइनमेंट। कह रहा है वेरिएबल इज़ ए पाइथन रिप्रेजेंटिंग नेम लोकेशन दैट रेफर टू अ वैल्यू एंड दोज वैल्यूज़ कैन बी यूज्ड एंड प्रोसेस्ड ड्यूरिंग प्रोग्राम रन। कि पाइथन जो वेरिएबल्स हैं पाइथन के अंदर वो एक नेम लोकेशन को रेफ़र करते हैं और वो उस लोकेशन के अंदर एक वैल्यू को स्टोर करते हैं और उस वैल्यू को आप प्रोग्राम जब रन करते हो तब आप उसका यूज़ कर सकते हो। फॉर इंस्टेंट टू स्टोर नेम ऑफ द स्टूडेंट एंड मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट ड्यूरिंग अ रनिंग प्रोग्राम। कि इस तरीके से आप किसी भी तरीके से आप स्टूडेंट के मार्क्स और स्टूडेंट के जो नेम है वो आप स्टोर करके रख सकते हो। वी रिक्वायर सम लेबल टू रेफर टू देयर मार्क्स। कि हमें एक लेबल की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि आपका मार्क्स है वो रेफ़र कर रहा है कि वो उसका लेबल है, सो दैट दीज कैन बी डिस्क्यूस्ड ईजली, ताकि आप उस चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको। वेरिएबल कॉल्ड एज सिम्बॉलिक वेरिएबल्स सर्व द पर्पस। कि कभी कभी हम वेरिएबल्स को सिम्बॉलिक वेरिएबल्स भी कहते हैं। The variables are called symbolic variable because they are named labels। कि वेरिएबल्स को हम सिम्बॉलिक वेरिएबल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक नेम्ड वेरिएबल्स होते हैं। कहता फॉलोइंग स्टेटमेंट क्रिएट अ वेरिएबल नेम मार्क्स एंड न्यूमेरिक टाइप की आगे जो एग्जांपल दी गई है वो बता रही है कि आपका मार्क्स नाम का एक वेरिएबल है जो कि एक न्यूमेरिक टाइप को स्टोर करके रख रहा है। तो देखिए मार्क्स इज इक्वल टू 70। इसका मतलब है कि 70 नाम का जो वैल्यू है वो मार्क्स के अंदर स्टोर हो रहा है। लेकिन आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि मार्क्स नाम का एक वेरिएबल है वो किसी लोकेशन में, लोकेशन आपकी कुछ भी हो सकती है, जैसे 2210 हम ये लिख रहे हैं ना, ये ये सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि मार्क्स नाम का एक वेरिएबल है जो कि इस मेमोरी एड्रेस में 70 को अपने अंदर स्टोर करके रख रहा है। ठीक है ना। तो इस तरीके से वो एक लोकेशन को स्टोर करता है किसी पर्टिकुलर वेरिएबल को अपने अंदर रखने के लिए। ठीक है। नाउ क्रिएटिंग ए वेरिएबल, एक वेरिएबल किस तरीके से क्रिएट किया जाता है। अभी आपने देखा है पीछे कि हमने एक मार्क्स इज इक्वल टू 70 लिखा है, तो ऐसा ही आप एक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो मार्क्स इज इक्वल टू 70। ये वेरिएबल क्रिएट करने की तरीका है। तो कह रहा है एज यू कैन सी दैट वी जस्ट असाइन द वैल्यू ऑफ न्यूमेरिक टाइप और टू आइडेंटिफायर नेम एंड। कि आपने अभी देखा है कि हमने एक वैल्यू न्यूमेरिक वैल्यू टाइप एक वैल्यू ली है जो कि न्यूमेरिक टाइप है, जो कि हमने एक नेम आइडेंटिफायर के अंदर स्टोर की है। कहता पाइथन क्रिएट द वेरिएबल ऑफ द टाइप सिमिलर टू द टाइप ऑफ वेरिएबल असाइन। कि आप पाइथन में जब वेरिएबल क्रिएट करते हो तो उसी तरीके से वेरिएबल क्रिएट करो जो कि उस वैल्यू को असाइन करते हो। जैसे रोल नंबर हो गया तो वो रोल नंबर को स्टोर करेगा, मतलब हम पहचान के लिए। मार्क्स है तो मार्क्स को करेगा, नेम है तो आप नेम एंटर करोगे, तो वो पहचान दिखाता है कि हाँ ये किस पर्पस के लिए है। ओके। और आफ्टर द अबव स्टेटमेंट वी कैन से दैट मार्क्स इज अ आर्गुमेंट वेरिएबल। कि आप न्यूमेरिक वेरिएबल कि इस जितनी स्टेटमेंट हमने अभी पढ़ी है इसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि जो मार्क्स है एक न्यूमेरिक वेरिएबल है। क्रिएटिंग वेरिएबल्स we must that simple only. Yes, you are right. The Python to create a variable just assign to it name the value of appropriate type. For example, the create a variable namely student to hold student name एंड वेरिएबल एज टू होल्ड स्टूडेंट एज। कि आप जब भी पाइथन में कोई प्रोग्राम बनाते हो तो आपको एक ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो तो वो एक प्रॉपर मीनिंग टाइप होना चाहिए, जो मैंने अभी एक्सप्लेनेशन दिया है। अगर आप स्टूडेंट का नाम डालना चाहते हो तो आप वहाँ पर स्टूडेंट लिख सकते हो, या फिर आप STU_ नेम लिख सकते हो। ठीक है ना, शॉर्ट में। तो ये भी एक वेरिएबल टाइप करने का तरीका है, ये वैलिड वेरिएबल टाइप करने का तरीका है। ठीक है। इसी तरीके से आप अगर एज लिखते हो तो वो बताता है कि हाँ भाई ये एज जो है वो स्टूडेंट की एज से रिप्रेजेंट कर रही है। या फिर अगर आप वहाँ पर बहुत मल्टी टाइप डाटा क्रिएट कर रहे हो तो आपके लिए सबसे इजी पता क्या है, आपको हर एक टेबल के स्ट्रक्चर के हिसाब से उसके जो वेरिएबल है डिक्लेयर करने चाहिए। जैसे कि मान लो स्टूडेंट आपका जो है वो आपका एक टेबल का नाम है, तो स्टूडेंट टेबल का अगर नाम है तो आप STU_ नेम लिख सकते हो, STU_ फादर नेम लिख सकते हो।
ठीक है। STU_ मदर नेम लिख सकते हो। ऐसी तरीके से आप अगर डिक्लेयर करते हो तो STU का मतलब होता है स्टूडेंट, कि स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट के फादर का नेम और स्टूडेंट की मदर का नेम, इस तरीके से हम डिनोट करते हैं, तो आपको प्रोग्राम में ईजिली अंडरस्टैंड हो सकता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है आपका, जैसे स्टूडेंट इज इक्वल टू जैकब और एज इज इक्वल टू 16, जिस तरीके से ये डिक्लेयर कर रखा है कि देखो स्टूडेंट नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर उसका नाम है, और जो आपको मैं पहले बता दूं, नाम हमेशा सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर आता है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे स्टूडेंट यहाँ पर लिखा है ना, तो ये सिंगल कोट्स के अंदर लिखा है, तो इसका मतलब ये स्ट्रिंग हो गया है, दैट्स कॉल्ड स्ट्रिंग। और नीचे वाला जो है वो 16 लिखा है, तो वो इंटीजर टाइप है। ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। तो कह रहे हैं कि पाइथन आप अगर इस तरीके से अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि देखो स्टूडेंट नाम का वेरिएबल है, ये आपकी कोई लोकेशन है और वो इस वेरिएबल को स्टोर कर रहा है अपने अंदर। ठीक है, स्ट्रिंग टाइप, ये आपका लोकेशन और ये आपका 16। तो इसी तरीके से कुछ और दे रखे हैं, जैसे ट्रेन नंबर इज इक्वल टू, वो सिंगल क्वार्ट्स के अंदर दे रखा है। जो भी अब इसमें देखो टेक्स्ट भी है, सिंबल भी है और न्यूमेरिक भी है। तो अगर आप इस तरीके से कुछ लिखते हो 1 2 3, तो ये सिंगल क्वार्ट्स के अंदर लिखा जाएगा। उसके बाद बैलेंस है, ये आपका फ्लोटिंग टाइप है, और अगर आप रोल नंबर लिखते हो तो ये आपका इंटीजर टाइप है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि तीन टाइप के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करें। स्ट्रिंग हमेशा सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर आता है, डबल कोट्स के अंदर आता है, और बैलेंस आपका ये जो है फ्लोटिंग टाइप है, और नीचे आपका इंटीजर टाइप है। ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, वेरिएबल आर नॉट स्टोर कंटेनर्स इन पाइथन। कह रहा है कि अब जब आप पाइथन की बात कर रहे हो, तो कह रहा है कि इफ़ यू हैव एन अर्लियर एक्सपोज टू द प्रोग्रामिंग, यू मस्ट हैव इवन आइडिया फॉर द वेरिएबल्स। कि अभी आपने प्रोग्रामिंग स्टार्ट की है, तो यू कैन नो आइडिया अबाउट वेरिएबल्स। वेरिएबल के बारे में आपको पता लग गया होगा कि वेरिएबल होते क्या हैं। बट पाइथन वेरिएबल्स आर नॉट क्रिएटेड इन द फॉर्म बट अदर प्रोग्राम लैंग्वेज। कि जिस तरीके से आप पाइथन की प्रोग्रामिंग में वेरिएबल क्रिएट करते हो, उस तरीके से आप किसी दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं कर सकते हो। ठीक है, वो उनका तरीका अलग है किसी भी चीज़ को करने का। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक दे रखा है एज इज इक्वल टू 15 और एज इज इक्वल टू 20। अगर इस तरीके से अगर दिया गया है, तो अगर सबसे पहले जो एज है, फर्स्टली एज जो है 15 को स्टोर करेगी और उसके बाद 20 को स्टोर करेगी। अब देखिए यहाँ पर लिखा है ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वेरिएबल्स। कि अगर आप किसी ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि C++, जावा, तो क्या हो रहा है यहाँ पर उन्होंने कहा है कि अगर आप वेरिएबल कंटेनिंग द ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग C++, जावा, इट इज़ नेम्ड स्टोर लोकेटेड दैट लोकेशन दैट स्टोर अ वैल्यू इन इट। कि आप जब C++ का अगर यूज़ कर रहे हो, तो आप जब किसी लोकेशन में कोई वैल्यू स्टोर करवाते हो, तो वो वैल्यू स्टोर होती है इस तरीके से। देखिए जैसे यहाँ दे रखा है एज 15, तो एज 15 का यहाँ पर क्या गया, 15 आपका है और इसका एड्रेस है 202530, ये इसका मेमोरी एड्रेस है। ठीक है, कह रहे देखो वेरिएबल एज, कि एज नाम का जो वेरिएबल है वो एक मेमोरी एड्रेस को लोकेट कर रहा है, जिसका नाम नंबर ये है और जिसके अंदर स्टोर हो रहा है 15। ठीक है, और उसके बाद हमने एज इज इक्वल टू 20 अगर लिख दी है, तो व्हाट विल बी हैपन नाउ, दिस स्टेटमेंट विल चेंज द कंटेंट्स ऑफ द लोकेशन वेयर वेरिएबल एज इज क्रिएटेड। कि ये जो है स्टेटमेंट लिखने पर क्या होता है कि ये उसके कंटेंट और लोकेशन को चेंज कर देता है एज की। ठीक है, तो अब चेंज कंटेनर लोकेटेड वेयर वेरिएबल, जहाँ वेरिएबल क्रिएट होता है वो वहाँ पर चला जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखो एज, यहाँ पर लोकेशन उसकी है 202533। अब जब एज 20 हुआ, तो तब भी उसकी लोकेशन जो है 202530 ही है, सेम ही लोकेशन है, डिफरेंट चेंज नहीं हुई, लेकिन वैल्यू ज़रूर चेंज हो गई है इन दोनों की। देखिए पहले 15 थी, अब 20 हो गई है, वैल्यूज़ चेंज है लेकिन एड्रेस दोनों के सेम ही सेम है। कह रहे नोटिस मेमोरी एड्रेस और द वेरिएबल एज डू नॉट चेंज बाय चेंजिंग द वैल्यू। कि जब आप वैल्यू को चेंज कर रहे हो, तो आपका जो एड्रेस है, मेमोरी एड्रेस, वो चेंज नहीं हो रहा है। कह रहा विद दिस स्टेटमेंट द लोकेशन ऑफ द वेरिएबल डिड नॉट चेंज, ओनली इट कंटेन चेंज। कि ऐसी स्टेटमेंट में क्या होता है कि आपकी लोकेशन लोकेशन जो है वो चेंज नहीं होती है वेरिएबल की, लेकिन उसके जो कंटेंट है वो चेंज हो जाते हैं।
ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज योर कि अगर आप अगर बट द पाइथन डज दिस डिफरेंटली, द पाइथन में ये जो चीज़ होती है वो अलग तरीके से होती है। अब कैसे होती है, कह लेट अस सी द पाइथन विल डू इट। पाइथन प्रीलोड सम कॉमनली यूज्ड वेरिएबल in the area of memory. We can refer to this area is front loaded this data space। कि जो पाइथन है कहता है एक प्री लोडेड कॉमनली यूज वेरिएबल है जो कि एक पर्टिकुलर मेमोरी में एरिया ऑफ मेमोरी का यूज़ करते हैं, और ऐसे एरिया को हम फ्रंट लोडेड डाटा स्पेस कहते हैं। कह रहा है द डाटा स्पेस मेमोरी हैज़ वैल्यूज दैट डिफाइंड, इसको हम लिटरल्स भी कहते हैं। कह रहा है कि वो डिफाइन करते हैं मेमोरी लोकेशन को, और ईच मेमोरी लोकेशन हैज़ द मेमोरी, और जितनी भी मेमोरी लोकेशन होती हैं उनका मेमोरी एड्रेस होता है। कह रहा है जैसे कि व्हेन यू गिव एज इज इक्वल टू 15, तो एज 15 जो है जब क्रिएट किया जाता है तो उसका जो लेबल है मेमोरी एड्रेस है 15 का, वो आप देख रहे हो 15 का है 20216 है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट टाइम है जब आपका वैल्यू 15 वहाँ पर डिक्लेयर हुआ है। लेकिन कह रहा है उसके बाद जब स्टेटमेंट एज 20 लिखा है तो कह रहा है लेबल एज विल नॉट बी हैविंग द सेम लोकेशन, कि जो एज 20 लिखने के बाद उसकी जो लोकेशन है वो कह रहा है सेम नहीं होगी। कह रहा कि इट विल नाउ रेफर टू 20, अब उसकी जो लोकेशन है वो 20 हो जाएगी, डिफरेंट लोकेशन, तो 20296 उसकी लोकेशन हो जाएगी। कह रहा दिस इज द मेमोरी लोकेशन ऑफ द वेरिएबल एज वैल्यू इज चेंज, कि जब आपकी वैल्यू चेंज होती है तो उसकी वेरिएबल लोकेशन भी चेंज हो जाती है। कह रहा अगेन लिखा है आपका, कह रहा द वेरिएबल इन पाइथन डू नॉट हैव अ फिक्स लोकेशन, कि जो वेरिएबल पाइथन है उसकी कोई फिक्स लोकेशन नहीं होती है, अनलाइक द अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे कि अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होती है वैसी नहीं होती है। कह रहा द लोकेशन दे रेफर्स टू चेंजिंग एवरीथिंग देयर वैल्यू चेंज, कि जब भी आप लोकेशन को रेफ़र करते हो तो उसमें अगर चेंजेस होती हैं तो वैल्यू उसकी वैल्यू भी चेंज होती है। दिस रूल्स इज़ नॉट फॉर ऑल टाइप ऑफ वेरिएबल्स, कि ये जो है रूल जो है वो हर टाइप के वेरिएबल्स के लिए यूज़ नहीं होता है। इट विल बिकम क्लियर टू यू इन द नेक्स्ट चैप्टर, ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको ये पता लगेगा कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल टाइप्स क्या होते हैं। इन दोनों से आपको पता लग जाएगा कि क्यों कौन सी चीज़ें चेंजेस करती हैं और कौन सी चेंजेस नहीं हो पाती हैं। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। आपका है एल वैल्यू एंड आर वैल्यूज़। कह रहा है ये दोनों होती क्या है, कह रहा है एक्सप्रेशन दैट कैन सम ऑन द LHS लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन असाइनमेंट, कि अगर आप कोई एक्सप्रेशन देते हो LHS से लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम असाइनमेंट कहते हैं, और अगर आप RHS देते हो तो राइट हैंड साइड असाइनमेंट होती हैं। कह रहा है LHS और RHS क्या होते हैं, कह रहा है दे आर द ऑब्जेक्ट टू विच यू कैन असाइन अ वैल्यू और एक्सप्रेशन, कि ये जो एल वेरिएबल होते हैं वो एक ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि आप असाइन करते हो किसी वैल्यू या एक्सप्रेशन को। एल वेरिएबल कैन कम ऑन द RHS, कि जो एल वेरिएबल है वो आपके LHS साइड में होते हैं, कम ऑन LHS, कि जो एल वेरिएबल हैं वो LHS में आते हैं, और जो RHS हैं वो आपके अलग आते हैं, वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आते हैं। फिर आपका है राइट वेरिएबल, तो ये भी वही सेम है कि देयर आर द एक्सप्रेशन दैट आर असाइन द टू एल वेरिएबल, आर वेरिएबल कैन कम ऑन RHS ऑन एंड असाइनमेंट स्टेटमेंट, कि कोई भी स्टेटमेंट असाइनमेंट स्टेटमेंट आप अगर डिक्लेयर कर रहे हो RHS के लिए, आर वेरिएबल्स के लिए, तो RHS जो है वो आपको राइट हैंड साइड में डिक्लेयर कराएंगी। अब देखिए है क्या एक्चुअल में, कह रहा है यू कैन सी दैट A20 B20, अगर आपने ऐसे लिखा है तो, बट यू कैन नॉट से 20A 10 इक्वल टू A, तो कह रहा है कि ये वेरिएबल डिक्लेयर करने के तरीके होते हैं, ये प्रॉपर तरीका है A इक्वल टू T, लेकिन आप इस तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते हो 20 इक्वल टू A 10 इक्वल टू B और A मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू B, ये तीनों के तीनों रॉन्ग हैं। ठीक है, कह रहा है क्यों, कह रहा है लिटरल्स आर एक्सप्रेशन दैट एवेल्यूएट अ वैल्यू कैन नॉट कम टू द LHS ऑफ द एन एक्सप्रेशन, कि कोई भी एक्सप्रेशन अगर आप यूज़ कर रहे हो, मान लो यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है ना आपने A मल्टीप्लाई बाय 2 दे रखा है, तो वो आपका जो है वो लेफ्ट हैंड साइड नहीं आ सकता है, ये हमेशा राइट हैंड साइड ही रहता है। तो
आपका जो वेरिएबल्स हैं वो आपके लेफ्ट हैंड साइड होते हैं, ठीक है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट ये आपका मल्टीपल असाइनमेंट। तो अगर आप मल्टीपल असाइनमेंट आप करते हो तो किस तरीके से करते हो, कह रहे देखिए पाइथन में सबसे पहला जो है असाइनमेंट है आपका असाइनिंग सम वेरिएबल टू मल्टीपल वेरिएबल, कि आप किस तरह से एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाते हो। कहता है कि ये यहाँ पर एग्जांपल दे रखी है a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 10। कहता है इसका मतलब है ये मल्टीपल वेरिएबल्स हैं और हर एक वेरिएबल के अंदर आपकी 10 वैल्यू स्टोर होती हैं, यानी कि ए बी और सी जो है वो 10 वेरिएबल को स्टोर कर रहा है, मतलब कि ए का भी 10 है, बी का भी 10 है और सी का भी 10 है, मतलब कि ये। और यहाँ पर लिखा है कि ऑल थ्री वेरिएबल्स ए बी सी विल रेफर टू सेम लोकेशन विद वैल्यू 10, कि जो ए बी सी है इनकी जो लोकेशन होगी वो सेम होगी और वेरिएबल जो होंगे वो 10 होंगे, ठीक है। ये डिक्लेयर इस तरीके से हम डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। और इस तरीके से भी डिक्लेयर कर सकते हो असाइनिंग मल्टीपल वेरिएबल्स ऑन मल्टीपल वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है एक्स वाई जेड। तो x कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल टू 10 कॉमा 20 कॉमा 30। तो ये भी ट्रू है क्योंकि x क्या कर रहा है, ये आपका 10 वैल्यू को स्टोर कर रहा है, y जो है वो 20 को स्टोर कर रहा है और z जो है वो 30 को स्टोर कर रहा है। ये बिल्कुल ट्रू है। मतलब आप अगर x कॉमा वाई इज इक्वल टू 20 30 एंड 40 अगर ऐसे लिखते हो तो ये गलत है। वेरिएबल्स भी उतने होने चाहिए और वेरिएबल्स भी उतने होने चाहिए और वैल्यूज़ भी उतनी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये असाइन करने का तरीका है जो कि आपका LHS और RHS दोनों बराबर होने चाहिए। कह रहा कि देखिए इट विल बी असाइनिंग द वेरिएबल ऑर्डर वाइज, फर्स्ट वेरिएबल इज स्टोर फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वेरिएबल सेकंड वैल्यू एंड सो ऑन, कि इस जैसे मैंने अभी बताया ये वैल्यू इसकी है, ये वैल्यू इसकी और ये ऐसी। इसी तरीके से अगर आप डिक्लेयर करते हो तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो आपका कि आपको उसके बाद दे रखा है कि दिस टाइप ऑफ द असाइनमेंट वेरिएबल इज़ वेरी यूजफुल टू कॉम्पैक्ट, कि इस तरह के जो वेरिएबल असाइन आप करते हो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है x कॉमा वाई इज इक्वल टू 25 कॉमा 50। तो अगर आप इस तरीके से लिखते हो और बाद में x कॉमा वाई लिखते हो तो वो आपको रिजल्ट शो कर देगा 25 एंड 50। तो डेफिनेटली जो 20x है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है और y इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ईजिली वो आपका रिजल्ट आपको प्रोवाइड कर देगा। यहाँ पर एक और प्रोग्राम है, ये हमने प्रोग्राम किया भी हुआ है, स्वैपिंग का है, कि आप किस तरीके से x और y की वैल्यू को स्वैप कर सकते हो। अब देखिए सिंपल है, यहाँ पर प्रोग्राम हम ऊपर से देख लेते हैं। जैसे था आपका x की, ये आपका x था, ठीक है, और ये आपका y था ना, y 50 था, x आपका 25 था। तो अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, x y इज इक्वल टू x। अब देखिए ये क्या हो रहा है, रैंडमली अगर आप देखते हो तो x इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर कॉमा आना था, और y x को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऑटोमेटिकली y कितना था 50 और x कितना था, x की वैल्यू यहाँ पर कितनी थी, वो 25 थी। तो हो गया ना यहाँ पर देखो आंसर 50 कॉमा 25। तो इस तरीके से आप ये स्वैपिंग का प्रोग्राम भी बना सकते हैं, सबसे सिंपल है। मतलब पाइथन में एक छोटा सा प्रोग्राम स्वैपिंग का अगर आप C++ में कोई प्रोग्राम बनाओगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं, लेकिन आप देखो पाइथन में ये 2 लाइनें लिखने से ही, 2 क्या 3 लाइनें, एक ऊपर वैल्यू डिक्लेयर करवा दी, ठीक है। देखो आप ये पाइथन का ये स्वैपिंग का प्रोग्राम बना सकते हो। आपको सबसे पहले ये डिक्लेयर करना है, उसके बाद ये डिक्लेयर करना है, उसके बाद ये डिक्लेयर करना है। आप ये 3 लाइनें लिखोगे तो आपका स्वैपिंग का प्रोग्राम तैयार, ओके। तो इस तरीके से आपका ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है, स्वैप्ड हो रहा है एक जगह से उधर, ठीक है। तो आगे कह रहा है कि वाइल असाइनिंग वेरिएबल थ्रू मल्टीपल असाइनमेंट प्लीज रिमेंबर दैट पाइथन फर्स्ट एवेल्युएट द RHS राइट हैंड साइड एक्सप्रेशन एंड देन असाइन द LHS, कि सबसे पहले वो देखता है कि RHS आपका सही है कि नहीं है, उसके बाद आपका LHS को असाइन किया जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए नीचे दे रखा है, यहाँ पर नीचे आपका देखिए ABC कॉमा 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 5 ये 10, ये आपका एक स्टेटमेंट है, बिल्कुल ट्रू है। उसके बाद यहाँ पर B कॉमा C कॉमा A दे रखा है, उसके बाद A+1 कॉमा B+2 कॉमा C+-1, ये भी आपकी स्टेटमेंट है, बिल्कुल ट्रू है। तो A की वैल्यू कितनी है 5 है, 5 में से 5 और 1 6 हो जाएगा। B आपका यहाँ पर 10 है तो 10+2 इज इक्वल टू 12 हो गया, और C आपका 7 है, 7 - 1 इज इक्वल टू 6। तो आपका जब प्रिंट आउट निकालोगे तो आपको वैल्यू भी उसी तरीके से आएंगी,
ठीक है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1, 5, 10, 7 ए बी सी रिप्रेजेंट की जो आपका वैल्यूज़ हैं वो आपकी ए बी सी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। और सेकंड आर एच एस आपका जो A+1 B+2 और C1 दिया हुआ है तो वो उसी तरीके से रिस्पॉन्स करेंगे जैसे मैंने अभी बोला था। तो देखो फर्स्ट का आपका 6 आया, फिर 12 आया और फिर 6 आया आंसर। फिर उसके बाद आपका जो BCA है वो 6, 12, 6 है। BC देखो BCA अभी देखो उन दोनों में फ़र्क क्या हो गया। देखो आंसर हमारा तो पहले ये था ना BCA लिखा हुआ था, अब हर एक वैल्यू की जो है इंटरचेंज हो गई है। पहले ए की वैल्यू कुछ थी ना, तो जैसा आप लिखोगे वो उस तरीके की वैल्यू स्टोर कर लेगा। तो बी की वैल्यू अब 6 हो गई, सी की वैल्यू 12 हो गई और ए की वैल्यू 6 हो गई है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो कौन सी वैल्यू किसके लिए रिप्रेजेंट हो रही है। और प्रिंट अगर ABC लिखते हो तो आपका आंसर 6, 6, 6, 12 आएगा। मतलब आप प्रिंट आउट में ABC लिखो या CBA लिखो, वैल्यू उसी को ही डिनोट करेगी जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका सीक्वेंस यहाँ पर अगर दे रखा है आपने जो आपका सीक्वेंस है वो आपका है, जैसे ये दे रखा है ना यहाँ पर जैसे ये दे रखा है 6, 12, 6 ये दे रखा है ना यहाँ पर। तो हमने प्रिंट आउट में अगर ABC लिखा है तो जो वैल्यू A को रिप्रेजेंट कर रही है वो A को ही प्रिंट आउट करेगी। अब देखो A को प्रिंट और ये A को प्रिंट कर रही है, ये B 6 को प्रिंट आउट कर रही है। तो देखो 6, 6 और C आपका 12 है तो वो 12 का आंसर दे रही है। तो जो भी वैल्यू आप जिस तरीके से दोगे उस तरीके का आंसर ही आपको मिलेगा और वो हर वैल्यू उसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो एक ये इस तरीके से आप क्या करें मल्टीपल वेरिएबल्स आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट है आपका इन इज़ नॉट दिस ईजी। क्या देखिए अब ये आपको डेफिनेटली ईजी लग रहा होगा क्योंकि ये तो आप आराम से आउटपुट भी क्रिएट कर सकते हो। देखिए यहाँ पर P और Q = 3, 5, तो P की वैल्यू 3 हो गई और Q की वैल्यू 5 हो गई। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, Q, R दे रखा है जिसके अंदर आपने क्या किया, ये Q, R बेशक ऊपर वाले वेरिएबल नहीं है लेकिन Q, R अगर आपने दे रखा है तो जो भी वेरिएबल आप आगे डिक्लेयर करो ना P-2, तो P-2 का मतलब 3 - 2 = 1, कॉमा आगे P+2, P है आपका कितना है, P आपका 3 है अगेन, तो P 3 + 2 = 5। तो ये कुछ इस तरीके का आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है। तो वो अब नीचे वाला आ जाइए और मतलब ये प्रोग्राम इसी तरीके से आप मतलब ये जो Q है वो आपका 1 हो गया और R जो है वो 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आप PQR अगर आप इस तरीके से लिखते हैं प्रिंट आउट के लिए तो आपका जो प्रिंट आउट है किस तरीके से आएगा, P की वैल्यू क्या है आपकी 3। ठीक है, Q यहाँ पर मिल जाएगा उसको, Q कितना है आपका 1 और R कितना है आपका 5। तो ये आपका कुछ इस तरीके का प्रोग्राम बनेगा। आप इसको बनाकर ज़रूर देखें, सेम स्टेपिंग है, इजी स्टेपिंग है, कोई भी इसमें छेड़ाखानी नहीं है। स्टेप बाय स्टेप अगर आप लिखोगे तो आपको इजीली कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। ठीक है, और इसमें और कुछ नहीं है, सेम ही है। देन इट विल बी असाइनिंग सेकंड RHS वेरिएबल स्टोर इन LHS। ठीक है, वो सेम ही है कि आपकी RHS वैल्यू जो है वो LHS के अंदर स्टोर हो जाएगी। और ये देखिए लास्ट प्रोग्राम मैं आपको एक्सप्लेन दे देता हूँ बस, उसके बाद नथिंग एल्स। आइए मैं आपको ये प्रोग्राम एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पर देखो x है, x, x 2 x आ रहे हैं और 2 y आ रहे हैं। अब यहाँ पर कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, x जो है ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है और ये x इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। आप इस स्टेटमेंट को कुछ इस तरीके से ज़्यादा आपको इफिशिएंटली क्लियर हो जाएगा। x = 20 है और x = आपका 30 है। जब प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप आपका चलता है, पाइथन एक इंटरप्रिटेड लैंग्वेज वो है ना, कंपाइलर है। इंटरप्रिटेड का मतलब है कि लाइन बाय लाइन चेक करना। तो उसने पहली लाइन चेक की, x 20 मिला उसको, ओके फाइन। अगली ही लाइन में उसको x 30 मिल जाता है तो वो इस 20 वाली लाइन को छोड़ देगा, यानी कि x की वैल्यू जो है वो 30 ही मानकर चलेगा कि मेरी वैल्यू 30 हो गई है। नीचे y = y दे रखा है, इसमें भी वही दिक्कत है कि पहला y जो है वो आपका बता रहा है कि x + 10 है। बेशक वो कैलकुलेशन करेगा इसका, तो हमारा x कितना 30, तो 30 + 10 = 40। ठीक है, और अगली बार जो y है वो आपका नेक्स्ट y आपका क्या कह रहा है कि वो आपका है x + 20, तो आपका 30 है x, 30 + 20 = 50। तो मतलब
पहला वाला ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब उसको y की वैल्यू नीचे मिल रही है, एक और वैल्यू मिल रही है y से, तो वो y नीचे वाली एक्सेप्ट करेगा, ना कि ऊपर वाली। तो इसी तरीके से x में भी हुआ, इसी तरीके y में भी हुआ। तो अब हमारे पास देखो x मिल गया है और y मिल गया है, हमने प्रिंट दे दिया x, y, तो x आपका 30 है और y आपका 50 है, तो यहाँ पर आउटपुट में भी यही आपका आ रहा है, ठीक है ना, x, 30 एंड 50। तो आप इस प्रोग्राम को अगर जब बनाओगे, समझोगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा। आप इसको इस तरीके से, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है, वो बेस्ट तरीका है। आप इस तरीके से भी अगर अंडरस्टैंड समझ में आ गया है, प्रोग्राम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हर बार अगर कोई वैल्यू x, एक बार याद रखना है कि अगर एक x की वैल्यू ऑलरेडी डिक्लेयर हो रखी है और नीचे कहीं आप दोबारा से x इज इक्वल टू उसको एक नई वैल्यू डिनोट कर रहे हो और उसके बाद कोई प्रिंट आउट लाइन दे रहे हो, तो वो ऊपर वाली वैल्यू को छोड़कर नीचे वाली वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेगा और अपना प्रोग्राम आगे की तरफ एग्जीक्यूट कर लेगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आप पाइथन में कर सकते हो, ईजिली ये हैंडल हो जाती हैं। बस ध्यान यही रखना है कि कहीं आप कहीं किसी दूसरी कैलकुलेशन के साथ किसी और कैलकुलेशन को जोड़ ना देना, इजीली हो जाएगा। आप इसको प्रोग्राम को बनाइए और जितने भी छोटे छोटे प्रोग्राम हैं सारे के सारे आप प्रैक्टिकली करके देखिए, अंडरस्टैंड कीजिए, समझिए, आपको हर प्रोग्राम क्लियर हो जाएगा। और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैंने पहले भी कहा है। तो आपको कोई भी है, स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए मुझे या आप कॉल कीजिए, तो मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे दूंगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ। कोई भी दिक्कत वाला यहाँ पर कोई भी पोर्शन नहीं है जो आपको अनक्लियर हो। और बेसिक्स है, आपको मैंने पहले भी कहा है कि हर चीज़ आपको क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है। बेसिक क्लियर होगा तो ही आप बड़े प्रोग्राम पर अपना काम कर सकते हो। तो ये छोटा सा एक प्रोग्राम है, आप इसको समझो, अंडरस्टैंड करो। तो स्वैपिंग वाला प्रोग्राम भी मैंने आपको कहा था बनाने के लिए, उसके अलावा भी बहुत सारी प्रोग्राम आपको दिख रहे हैं, वो सब आप बना के देख सकते हो, समझ सकते हो। और प्रोग्राम जितना प्रैक्टिकली करोगे उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।